आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले नजरिए पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य स्रोत एक लेख है जिसका शीर्षक है When Water Becomes Steam, AI Abundance and a Practical Path to End Global Poverty। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका जो विषय है ना वो सच में बहुत दिलचस्प है। इस पूरी चर्चा का मिशन ही यही है कि हम गहराई से समझें कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे को बदल रहा है और कैसे ये दुनिया से अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह खत्म करने का एक व्यावहारिक रास्ता भी खोल सकता है। एकदम सही। और स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है, पानी और भाप के उदाहरण से। हाँ, अक्सर जब कोई नई तकनीक आती है तो हम उसे बस एक अगला कदम मान लेते हैं। जैसे पहले पैदल चलते थे, फिर घोड़ा गाड़ी आई और फिर कार आ गई। गति तेज हो गई, लेकिन सफर करने का जो बुनियादी नियम था वो नहीं बदला। लेकिन जब पानी को गर्म किया जाता है तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां वो भाप बन जाता है। बिल्कुल। अणु वही है, H2O, लेकिन व्यवस्था के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। बिल्कुल। पानी अब सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं रहा, वो एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है जहां वो विशाल टरबाइनों को घुमा सकता है। और यही काम AI हमारी अर्थव्यवस्था के साथ कर रहा है। मतलब ये केवल हमारे काम करने के तरीके को कुशल या फास्ट नहीं बना रहा है। नहीं, ये आर्थिक जीवन के मूलभूत भौतिक विज्ञान को ही पलट रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गरीबी के समाधान पर बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा आखिर बदल कैसे रहा है। देखिए, सदियों से इंसान अभाव की अर्थव्यवस्था में जी रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में स्कैर्सिटी इकोनॉमिक्स कहते हैं। जहां सीमित जमीन, भोजन और पैसे के लिए हमेशा संघर्ष होता रहा है ना। हाँ, लेकिन AI और रोबोटिक्स हमें इस अभाव से खींचकर एक प्रचुरता की अर्थव्यवस्था यानी अबंडेंस इकोनॉमिक्स की ओर धकेल रहे हैं। अच्छा, इस प्रचुरता वाले हिस्से पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि ये सुनने में बहुत यूटोपियन लगता है। मतलब क्या सब कुछ सच में इतना आसान हो जाएगा? इसे इस तरह समझे, जिस तरह बिजली या एंटीबायोटिक्स कभी विलासिता माने जाते थे। हाँ, जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होते थे। बिल्कुल। और आज वे बुनियादी जरूरत बन गए हैं। ठीक उसी तरह AI के कारण आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उत्पादन की जो लागत है वो लगभग शून्य हो सकती है। स्रोत में एलन मस्क के एक बहुत ही दिलचस्प विचार का भी हवाला दिया गया है कि भविष्य में एक औसत इंसान को आज के सबसे अमीर व्यक्ति से भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि पैसा मूल रूप से है क्या। ये बस दुर्लभ संसाधनों को बांटने का एक तंत्र है, एक राशनिंग मैकेनिज्म। तो जब उत्पादन की लागत शून्य की ओर गिरने लगेगी तो पारंपरिक धन अपना पुराना अर्थ खोने लगेगा। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाला है तो समस्या क्या है? लोग डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि समस्या उस संक्रमण काल में है, उस ट्रांजिशन पीरियड में है जहां हम आज जी रहे हैं। मतलब अगर AI से संपत्ति बनाना इतना आसान हो रहा है तो क्या ये सबके लिए अच्छा नहीं होना चाहिए? संपत्ति का वितरण अचानक से एक इतना बड़ा राजनीतिक और विस्फोटक मुद्दा क्यों बन जाता है? इसका जवाब स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से देता है। देखिए, पिछली क्रांतियों में मशीनों ने सिर्फ मांसपेशियों की जगह ली थी, शारीरिक मेहनत की जगह। हाँ, लेकिन AI सिर्फ मांसपेशियों की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि यह संज्ञान यानी सोचने समझने की क्षमता की जगह ले रहा है। और इसका सीधा असर लोगों की नौकरियों पर पड़ता है। नौकरियों से भी ज्यादा ये पूरे के पूरे वर्गों की सौदेबाजी की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर को खत्म कर देता है। अरे बाप रे! मतलब अगर मेरा काम है AI कुछ सेकंड में और लगभग मुफ्त में कर सकता है तो मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए सबसे बड़ा खतरा खाली गोदामों के बीच भुखमरी नहीं है। तो खतरा क्या है? खतरा ये है कि गोदाम भोजन और सामान से भरे होंगे, लेकिन लोगों के बटुए खाली होंगे। ये बहुत डरावना है। और यहीं पर स्रोत गरीबी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। वो गरीबी को किसी नैतिक विफलता या टैलेंट की कमी के रूप में नहीं देखता। ये सीधे तौर पर कहता है कि गरीबी एक कैश फ्लो की समस्या है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, कैश फ्लो की समस्या। हाँ, गरीब व्यक्ति वो है जो पतन के बिल्कुल कगार पर जी रहा है, जहाँ कोई सेफ्टी नेट नहीं है। मतलब एक अचानक आया मेडिकल बिल या एक छूटी हुई सैलरी उसकी पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। एकदम सही। गरीबी का मतलब है एक स्थायी आपातकाल में जीना। तो अगर गरीबी केवल कैश की कमी है तो अब तक की सरकारें और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे क्यों नहीं सुलझा पाई? देखिए, सरकारी सहायता अक्सर राजनीति का शिकार हो जाती है।
अमीर देशों के करदाता अपना पैसा बाहर भेजना नहीं चाहते। और जहां पैसा भेजा भी जाता है वहां भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही उसे आम इंसान तक पहुंचने ही नहीं देती। बिल्कुल। और रही बात गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रशासनिक खर्चों, बड़े वेतनों और सम्मेलनों में चला जाता है। मतलब हमने अनजाने में ही सही एक गरीबी प्रबंधन प्रणाली तो बना ली है जो गरीबी को मैनेज करती है। हाँ, लेकिन एक गरीबी उन्मूलन प्रणाली नहीं बना पाए हैं। हम उसे जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका कोई व्यावहारिक समाधान है? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही नया रास्ता सुझाता है, जिसे बिना कमजोरी के संस्थापक की संपत्ति या फाउंडर वेल्थ विदाउट फाउंडर वीकनेस कहा गया है। अच्छा, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। ये टेक फाउंडर्स अपना पैसा क्यों देंगे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो टेक फाउंडर्स जैसे एलन मस्क या मार्क जुकरबर्ग को अपनी कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी पूरी संपत्ति की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ वोटिंग पावर चाहिए होती है, जिसे सुपर वोटिंग शेयर्स कहते हैं। बिल्कुल सही। तो सोचिए, अगर कोई संस्थापक अपनी वोटिंग पावर 100% बनाए रखे और अपने लिए एक बहुत बड़ी रकम, मान लीजिए $10 बिलियन सुरक्षित कर ले। हाँ, और बाकी की सारी संपत्ति एक ऐसे फाउंडेशन में डाल दें जिसका एकमात्र उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी को सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए खत्म करना हो। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। और सबसे बड़ी बात, ये कोई सरकारी टैक्स या दबाव नहीं होगा। नहीं, ये पूरी तरह से एक स्वैच्छिक संरचनात्मक बदलाव होगा। ये विचार बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन फाउंडेशन के पास पैसा तो आ गया, अब इसे जरूरतमंद तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि ये फिर से उसी एनजीओ वाले जाल में न फंसे? इसका सीधा उत्तर वही है, सीधे नकद हस्तांतरण। लेकिन क्या मुफ्त का नकद लोगों को आलसी नहीं बना देगा? ये एक आम डर है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। जब गरीब परिवारों को सीधा नकद दिया जाता है तो वो इसे जुए या शराब में बर्बाद नहीं करते हैं। तो वो इसे कहाँ खर्च करते हैं? वे इसे भोजन, दवा, बच्चों की शिक्षा और खेती के बीज पर खर्च करते हैं। नकद उन्हें सर्वाइवल मोड से निकालकर प्लानिंग मोड में लाता है। पर हवा में तो पैसे बांटे नहीं जा सकते ना? इसके लिए एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। एकदम सही कहा आपने। इसके लिए यूनिवर्सल डिजिटल आईडी, सुरक्षित पेमेंट नेटवर्क और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चाहिए। जैसे स्रोत में भारत के आधार और यूपीआई प्रणाली का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल। भारत में आज सब्सिडी का पैसा बिना किसी बिचौलिए या रिसाव के सीधे नागरिक के बैंक खाते में पहुंचता है। यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़े पैमाने पर इंसान की गरिमा को संभव बनाता है। फाउंडेशन को सबसे पहले ये डिजिटल पाइपलाइन बिछानी होगी। तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है बड़े अस्पताल बनाने चाहिए। लेकिन स्रोत इसका एक बहुत ही अप्रत्याशित लेकिन तार्किक उत्तर देता है। अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि पीने का सुरक्षित पानी मुहैया कराना। पीने का पानी वो अस्पताल से ज्यादा जरूरी कैसे हो गया? क्योंकि स्वच्छ पानी सभ्यता का इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली। अच्छा, मतलब ये बीमारी को होने से पहले ही रोकता है। बिल्कुल। अगर साफ पानी मिले तो कई घातक बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। और इस पूरे मॉडल को परखने के लिए स्रोत ने दक्षिण अफ्रीका को एक टेस्ट केस के रूप में पेश किया है। दक्षिण अफ्रीका ही क्यों? क्योंकि वहां संपत्ति तो है, लेकिन उसका वितरण बेहद असमान है। संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो वहां डिजिटल आईडी और नकद हस्तांतरण से क्या होगा? उससे वहां की हताशा को तुरंत स्थिर किया जा सकता है। और याद रखें, स्थिरता ही वो नींव है जिस पर बड़े सामाजिक सुधार संभव होते हैं। ये सब बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है। आखिर टेक अरबपतियों को ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, एआई का भविष्य क्या होगा? एआई बहुत अधिक ताकतवर है, जिससे सत्ता का भयंकर केंद्रीकरण होने वाला है। हाँ, और साइबर युद्ध या सामाजिक विद्रोह का खतरा भी है। अगर एआई नेता खुद को केवल मशीनों के निर्माता के रूप में रखेंगे तो जनता उनसे डरेगी। लेकिन अगर वे खुद को मानवता के उत्थानकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं तो क्या होगा? तो जनता का विश्वास बढ़ता है। जो दुनिया एआई को एक हथियार के रूप में देखेगी, वो उसे हथियार की तरह ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर उसे एक मुक्तिदाता के रूप में देखा जाएगा तो उसका शांतिपूर्ण विकास सुरक्षित रहेगा। ये एक तरह की रणनीतिक मजबूरी भी है। बिल्कुल। और अगर एआई युग के सभी बड़े संस्थापक मिलकर ऐसा करें तो ये प्रचुरता के युग का ब्रेटन वुड्स बन जाएगा। अ न्यू ब्रेटन वुड्स,
जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वैश्विक संस्थाएं बनी थी। एकदम सही। प्रचुरता अपने आप नहीं आती, उसे इंजीनियर करना पड़ता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से हम यही सीखते हैं कि तकनीकी प्रगति अपने आप समान रूप से वितरित नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जिस तरह बिजली या इंटरनेट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ग्रिड और केबल बिछाने पड़े, उसी तरह इस नई प्रचुरता के लिए भी ग्रिड बिछाने होंगे। और स्रोत यह स्पष्ट करता है कि एआई के कारण संपत्ति और संसाधनों की कमी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सही डिजिटल पहचान और नगद हस्तांतरण के बिना गरीबी खत्म नहीं होगी। नई तकनीकों की इस दुनिया में ये समझना जरूरी है कि समाज की प्रगति केवल मशीनों की बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि हम उस बुद्धिमत्ता से उत्पन्न संपत्ति का प्रवाह यानी कैश फ्लो कैसे प्रबंधित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। यदि एआई वास्तव में भौतिक संसाधनों की कमी को समाप्त कर देता है, तो गरीबी अब कोई आर्थिक मजबूरी नहीं रह जाएगी। हाँ, वो सिर्फ एक विकल्प बन जाएगी, एक चॉइस। और अगर ये सिर्फ एक विकल्प है, तो क्या वे विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य जो आज राष्ट्र राज्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस पुल का निर्माण करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि उन्होंने अपनी तकनीक से व्यवस्था के पानी को भाप में बदल दिया है और खुद टरबाइन नहीं बनाई, तो क्या वो भाप पूरी व्यवस्था को जलाकर राख नहीं कर देगी? इतिहास उन लोगों को कैसे आंकेगा जिनके पास दुनिया बदलने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल। इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये एक बहुत ही अहम विषय है।